महाराज सत्यवान, मैं आपसे भेंट करने आया हूँ। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने उन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए तो दंड स्वरूप आपको मुझे आपका आधा राज्य देना पड़ेगा। आप अवश्य पूछिए ऋषिवर। मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मैंने आपके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए तो मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। महाराज, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, परंतु ऐसा कब होता है कि हम कोई भी एक उत्तर नहीं दे सकते। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि 6 औरतें हैं, उनके पास 3 रोटियां हैं। उन 3 रोटियों को सभी में एक समान रूप से बांटना है। किसी को भी कम रोटी ना आए और किसी को ज्यादा रोटी ना आए, साथ ही रोटी को तोड़ना भी नहीं है। महाराज सत्यव्रत दोनों प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयत्न करने लगते हैं, पर उन्हें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। ऐसा कब होता है कि हम किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते? किसी भी प्रश्न का उत्तर हम हाँ और ना में ही दे सकते हैं। और 3 रोटियों को 6 औरतों में कैसे बांट सकते हैं, वो भी बिना तोड़े? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ राजन, आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं पता हैं? नहीं ऋषिवर, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ हूँ। यदि ऐसा है तो वचन के अनुसार आपको अपना आधा राज्य मुझे देना होगा। जी ऋषिवर। महाराज सत्यवान सपने में ऋषिवर को अपना आधा राज्य देने का संकल्प लेते हैं और तभी उनकी नींद खुल जाती है। ओह, अच्छा, तो ये एक सपना था। सपने के विषय में सोचकर महाराज सत्यवान बहुत चिंतित हो जाते हैं। कुछ समय के बाद क्या हुआ महाराज, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ महारानी, मुझे एक चिंता तो है। आप महामंत्री जी को बुलाइए, मैं उनके सामने ही मेरी समस्या बताता हूँ। थोड़ी देर बाद महामंत्री जी आते हैं और क्या हुआ महाराज, कौन सी समस्या आई है? महारानी सुखदा, महामंत्री जी, आज प्रातः समय मैंने एक सपना देखा। एक ऋषिवर ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे पाया और दंड स्वरूप मुझे अपना आधा राज्य उन ऋषिवर को देना पड़ा। क्या आधा राज्य? हाँ महारानी, उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि उत्तर ना आने पर मैं अपना आधा राज्य उन्हें दे दूंगा। सुबह का सपना तो हमेशा सच होता है महाराज, आपको कुछ करना होगा। यदि ये सपना सच हो गया तो आपको अपने आधे राज्य का त्याग करना होगा। वही तो समस्या है महारानी सुखदा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे कौन से जटिल प्रश्न पूछे थे ऋषिवर ने आपको महाराज? पहला प्रश्न था कि ऐसा क्या होता है कि हम प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। और दूसरा प्रश्न था 3 रोटियों को 6 औरतों में समान रूप में कैसे बांट सकते हैं। ना रोटी को तोड़ना है और ना ही किसी को कम रोटी मिलनी चाहिए। ये तो सच में बहुत कठिन प्रश्न है महाराज। यही तो समस्या है महामंत्री जी, आप दे सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर? नहीं महाराज, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं इन दोनों सवालों के उत्तर नहीं दे सकता। मुझे शीघ्र ही ऐसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी जिसे इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर पता हों। और यदि दुर्भाग्यवश किसी को भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पता न हो तो जैसे मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं उन्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। परंतु महाराज, वो वचन तो आपने ऋषिवर को अपने सपने में दिया था। सपने में दिया हुआ वचन भी वचन ही होता है महामंत्री। यदि वो ऋषिवर यहाँ पधारे तो मैं अपने वचन का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। परंतु सर्वप्रथम आप पूरे राज्य में ये सूचना दे दीजिए कि राज्य में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हों वो राजमहल आकर भेंट करें। जो भी मुझे सही उत्तर बताएगा मैं उन्हें 1000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। महामंत्री सैनिक को राजभर में जाकर ये सूचना देने को कहते हैं। सुनो सुनो सुनो, हर नागरिक हर प्रजाजन ध्यान से सुनो। महाराज ने राज्य में उपस्थित बुद्धिमान लोगों की खोज जारी की है। महाराज उन बुद्धिमान लोगों को 2 प्रश्न पूछेंगे। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति महाराज के प्रश्नों के सही उत्तर देने में सफल होगा, महाराज उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में देंगे।
इसीलिए अपना भाग्य आजमाने और बुद्धि की परीक्षा करने की जिसे इच्छा हो वो राजमहल में हाजिर हो। सैनिक सूचना देकर चला जाता है। ये सूचना सुनकर अरे वाह, 1000 सोने की मुद्राएं, ये तो बहुत अच्छा अवसर है धन कमाने का। हाँ, अवसर तो अच्छा है, परंतु महाराज कौन से प्रश्न पूछेंगे ये हमें कहाँ पता है। 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दे रहे हैं महाराज। इसका अर्थ है कि उनके प्रश्न भी इतने सरल नहीं होंगे। अरे ऐसे कितने जटिल प्रश्न पूछेंगे, यहाँ वहाँ का कुछ पूछ लेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम उत्तर दे पाएंगे, मुझे विश्वास है। ऐसी बात है तो कल चले जाते हैं राजमहल। पर एक समस्या है। अब कौन सी समस्या है? अरे वो गोविंद, वो है ना जिसे हमारे गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। अरे उसे तो धन का लालच भी नहीं है, इसीलिए वो राजमहल नहीं जाएगा। हाँ, देखते हैं। अगले दिन राजमहल जाने की बात निश्चिंत करके सुरेश और अमर अपने घर चले जाते हैं। उधर गोविंद के घर पर आपने महाराज की घोषणा सुनी? हाँ, सुनी मैंने वो घोषणा। तो क्या विचार किया आपने? किस विषय में विचार किया? वही महाराज के प्रश्नों के विषय में। नहीं, जब मुझे महाराज के प्रश्न ही नहीं पता हैं, तो उसके बारे में विचार क्या करूं? पूरा गांव जानता है कि आपके जितना बुद्धिमान इस गांव में दूसरा कोई नहीं है। महाराज कितने भी कठिन प्रश्न पूछे, आप उनके उत्तर अवश्य देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। परंतु मैंने तो ऐसा कोई विचार नहीं किया है। अर्थात आप महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने राजमहल नहीं जाएंगे? नहीं। आपने सुना ना कि जो भी उनके प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे महाराज 1000 सोने की मुद्राएं देने वाले हैं। हाँ, सुना मैंने, परंतु मुझे उन सोने की मुद्राओं का कोई लालच नहीं है। गोविंद की ये बात सुनकर राधा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन सुरेश और अमर राजमहल जाते हैं, लेकिन उन्हें महाराज के एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं आता। नहीं, तुम दोनों के द्वारा दिए हुए उत्तर सही नहीं हैं। तुम जा सकते। कुछ दिन बीत जाते हैं। महामंत्री जी, कितने दिन बीत गए हैं, परंतु अभी तक कोई भी उन 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया है। महाराज, इतने लोग आए हैं आज तक राजमहल में, परंतु किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिए हैं। सभी केवल 1000 सोने की मोहरों के लालच में राजमहल आ रहे हैं। सत्य कहा आपने। जो सच में बुद्धिमान होता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो करना होगा महामंत्री जी। महाराज, मैंने सुना है कि गोविंद नाम का एक व्यक्ति है जिसे गांव के लोग बुद्धिमान समझते हैं। अच्छा, परंतु वो अभी तक यहाँ आया तो नहीं है। हाँ महाराज, मैं भी वही विचार कर रहा हूँ। महाराज, मैं खुद जाकर उस गोविंद से मिलता हूँ, पता करता हूँ कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है। अगले दिन महामंत्री गोविंद का पता ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाते हैं। महामंत्री जी, आप यहाँ कोई विशेष कार्य है क्या? मैंने सुना है कि तुम गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। ऐसी कोई बात नहीं है महामंत्री जी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ समस्याएं मैं सुलझा देता हूँ, इसीलिए लोग मुझे बुद्धिमान समझते हैं, परंतु मैं खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान नहीं समझता। यदि सारा गांव तुम्हें सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है, फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम अब तक महाराज के 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राजमहल क्यों नहीं आए। महाराज ने इतना बड़ा इनाम भी रखा है। मुझे पता है महामंत्री जी, परंतु मुझे धन का लालच नहीं है। मैं जो हूँ उसमें सुखी हूँ। आवश्यकता से अधिक धन का संचय मुझ में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए मैं कभी ज्यादा की अपेक्षा नहीं करता। इसका अर्थ है कि तुम में महाराज के जटिल प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य है, परंतु तुम दे नहीं रहे हो। तुम्हें पता है कि महाराज कितने व्यथित हैं। यदि महाराज को उन दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो उन्हें अपना आधा राज्य त्यागना पड़ सकता है। क्या आधा राज्य त्यागना पड़ सकता है? हाँ, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम राजमहल चलकर महाराज के उन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करो। महाराज के आधे राज्य को दूसरे के हाथों में जाने से बचाओ। महामंत्री जी की बात सही है। महाराज की सहायता करना तो हर प्रजावासी का कर्तव्य है। हाँ, तुम सही कह रही हो।
फिर गोविंद महामंत्री के साथ राजमहल आता है। महाराज की जय हो। महाराज बताइए आपके वो 2 प्रश्न क्या हैं? मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। मेरा पहला प्रश्न है कि ऐसा कब होता है कि हम प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते, और दूसरा प्रश्न है कि 3 रोटियों को 6 औरतों में समान रूप में कैसे बांट सकते हैं। ना तो रोटी को तोड़ना है और ना ही किसी को कम रोटी मिलनी चाहिए। अब बताओ गोविंद कि तुम महाराज के इन 2 विचित्र प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। मुझे विचार करने का थोड़ा समय दीजिए महाराज। गोविंद विचार करने लगता है। कुछ देर के बाद महाराज, कोई भी व्यक्ति किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, परंतु एक स्थिति ऐसी होती है जब व्यक्ति हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकता। वो है नींद। जब व्यक्ति नींद में होता है तब अगर उससे पूछा जाए कि वो सो रहा है तो वो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, और यदि उसने जवाब दे दिया तो वो नींद में नहीं होता। इसीलिए नींद में हम किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। अद्भुत। और दूसरे प्रश्न का उत्तर? महाराज, आपने कहा था कि 3 रोटियों को बिना तोड़े 6 औरतों में ऐसे बांटना है कि सबको समान रोटी मिले, तो उसका उत्तर है कि हर एक औरत को एक एक पूरी रोटी मिल सकती है। परंतु औरतें तो 6 हैं, फिर सबको एक पूरी रोटी कैसे मिलेगी? यही तो इस प्रश्न का विचित्र पेच है महामंत्री जी। असल में 6 औरतें हैं ही नहीं, केवल 3 ही औरतें हैं। 3 औरतें? वो कैसे? मैंने तो तुम्हें 6 औरतों के विषय में बताया है। हाँ महाराज, देखने में वो 6 लगती हैं, परंतु वो हैं 3 ही। उनके एक दूसरे के साथ संबंध ऐसे हैं कि वो 6 होने का आभास होता है। अर्थात तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट कहो। एक सास, एक बहू और एक ननंद, ये तीनों औरतें हैं महामंत्री जी। जो सास है वो अपनी बहू की सास और बेटी की माँ है। जो बहू है वो ननंद की भाभी है। आप गौर से इन 3 औरतों का विचार करें तो आप समझ जाएंगे कि माँ बेटी, सास बहू, ननंद भाभी, दिखने वाली 6 औरतें असल में 3 ही हैं। उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता ऐसा है कि 3 जोड़ियां हमें दिख रही हैं। महाराज सत्यवान और महामंत्री विचार करने लगते हैं और वाह वाह, अद्भुत गोविंद, तुमने तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर दे दिया है। दिखते हैं 6 पर हैं 3 ही, इसीलिए तीनों को एक एक रोटी मिल जाएगी। तुमने तो मेरी समस्या को झट से हल कर दिया। ये प्रश्न जटिल थे। तुम सत्य में बहुत बुद्धिमान हो। कितनी सरलता से तुमने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। मुझे अब किसी ऋषि का भय नहीं है। यदि ऋषि यहाँ आ भी गए तो मैं उन्हें ये उत्तर दे दूंगा, और अपना राज्य मुझे उन्हें नहीं देना पड़ेगा। हाँ महाराज। महामंत्री जी, गोविंद को 1000 सोने की मुद्राएं दे दीजिए। महामंत्री गोविंद को 1000 सोने की मुद्राएं दे देते हैं। तभी वहाँ जो ऋषिवर महाराज सत्यवान के सपने में आए थे वो राजमहल आ जाते हैं। महामंत्री महाराज सत्यवान को उनके आने की खबर देते हैं। महाराज, एक ऋषिवर आपसे भेंट करने आए हैं। मेरे विचार से ये वही ऋषि हो सकते हैं। महामंत्री, आप उन्हें सम्मान सहित राज्यसभा में ले आइए। महामंत्री ऋषिवर को राज्यसभा में ले आते हैं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजन। बताइए ऋषिवर, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? राजन, मैं आपको 2 प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने उनके उत्तर मुझे दे दिए तो मैं आपको ढेर सारे आशीर्वाद दूंगा। मेरे आशीर्वाद से आपके राज्य में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। परंतु यदि आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो आपको आपका आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा। अवश्य ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ। फिर ऋषिवर वही 2 प्रश्न महाराज सत्यवान से पूछते हैं और महाराज गोविंद ने दिए हुए उत्तर ऋषिवर को देते हैं। आप सत्य में बहुत बुद्धिमान हैं महाराज। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके राज्य में सदा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। आपके राज्य में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपका धन्यवाद ऋषिवर, परंतु मैं आपसे एक सत्य कहना चाहता हूँ। कैसा सत्य महाराज? ऋषिवर, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने अपनी बुद्धि से नहीं दिए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने अपने सपने में आपको मुझसे यही प्रश्न पूछते देखा था। इसीलिए मैंने अपने राज्य के बुद्धिमान व्यक्ति से ये प्रश्न पूछे।
उसी ने मुझे ये दोनों उत्तर दिए हैं ऋषिवर। मैं आपसे असत्य कहकर आपसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको ये सत्य बता रहा हूँ। आपने मुझे सत्य बताकर अपने नाम का ही सम्मान किया है महाराज। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस व्यक्ति ने आपकी इतनी सहायता की है, उस बुद्धिमान व्यक्ति को आप अपने राज्य का सलाहकार बना लें। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का आपके साथ होना आपके राज्य को उन्नति की ओर ले जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो है ही, परंतु उसका साथ नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अवश्य ऋषिवर, मैं आपके अनुरोध को आदेश मानकर उस व्यक्ति को अपने राज्य का सलाहकार बनवाऊंगा। ऋषिवर चले जाते हैं। महाराज सत्यवान गोविंद को बुलाकर उसे अपना मुख्य सलाहकार घोषित करते हैं। राजा के 2 विचित्र सवालों के उत्तर देकर बुद्धिमान गोविंद राज्य का सलाहकार बन जाता है। मनसुख साहूकार की तीसरी पत्नी मनोरमा गर्भवती और किसी भी समय बच्चे को जन्म देने वाली थी। मनसुख बहुत सालों से अपने बेटे की पहली किंकारी सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। दाई ने आकर बताया कि मनोरमा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है। और क्या एक बेटी? नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो कितने सालों से एक पुत्र चाहिए था और इसने एक पुत्री को जन्म दे दिया। आप ये क्या कह रहे हैं? पुत्री हुई तो क्या हुआ, हमारी ही तो है। नहीं, मैं कदापि इसे अपना नहीं मानूंगा। अरे मेरी पहली 2 पत्नियां हैं जिन्होंने मुझे संतान सुख नहीं दिया, इसीलिए मैंने तुमसे तीसरी शादी की थी, ये सोचकर कि तुम तो मेरे कुल और वंश को आगे बढ़ाने वाले को मेरी गोद में रखोगी, परंतु तुमने भी मुझे निराश कर दिया। मैं तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। साहूकार मनसुख बहुत क्रोधित होकर चला जाता है। बेटा नहीं हुआ ये सोचकर वो इतना निराश हो गया था कि उसे वो बच्ची अपने घर में भी नहीं चाहिए थी। इसलिए रात को सबसे छुपकर मनसुख उस बच्ची को उठाता है और नदी के पास छोड़ आता है। अगले दिन उस राज्य के महाराज सुजामल की गौशाला की गाय नदी के पास घास खा रही होती है। तभी अरे वो देखो, नदी के पास टोकरी में कुछ रखा है। हाँ कपिला, लगता है किसी ने पाल रखे हैं, चलो जाकर देखते हैं। सभी गाय कपिला के पीछे चलने लगती है। कपिला उन सब में सुंदर और उम्र में बड़ी गाय थी। सभी उस टोकरी के पास आती हैं। तभी वो देखती है कि एक बड़ा मगरमच्छ नदी के पानी से बाहर आ रहा है। अरे ये क्या, इस टोकरी में एक छोटी सी बच्ची है। देखो नदी के पास में कितना बड़ा मगरमच्छ भी है और वो भी बाहर ही आ रहा है। अवश्य वो इस बच्ची की गंध से बाहर आ रहा होगा। इस बच्ची को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। पर इतनी छोटी बच्ची को यहाँ किसने छोड़ा होगा और क्यों? अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। मेरे विचार से इसे हमारे साथ ले जाना उचित रहेगा। हम इसे अपनी गौशाला में रखेंगे। पर यदि महाराज को पता चल गया तो? तब की तब सोचेंगे, परंतु अभी इस बच्ची के प्राण बचाने का यही एक उपाय है। कपिल अपने मुंह में उस टोकरी को उठाती है और सभी गायें उसे गौशाला में लेकर आती हैं। कपिला और बाकी गायें बच्ची को छुपा कर रखती है और अपना दूध पिलाने लगती है। कुछ दिनों के बाद रात को बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि राजमहल में महारानी तक पहुंच जाती है। महाराज उठिए, महाराज किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। महारानी, आप हर समय बच्चे के बारे में विचार करती रहती हैं, इसीलिए आपको बच्चे के रोने का आभास हो रहा होगा। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तभी महाराज सुजामल को भी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए गौशाला तक पहुंच जाते हैं। बच्चे के रोने की आवाज तो यहीं से आ रही है। हाँ महाराज। दोनों ध्यान से देखते हैं। तब कपिला के पीछे उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। ये इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? और कौन लेकर आया होगा बच्ची को यहाँ?
महाराज मुझे क्षमा कीजिए, इस बच्ची को कुछ दिनों पहले हम लेकर आए हैं। क्या तुम सब लेकर आई हो इसे? कहाँ मिली ये बच्ची तुम्हें? महाराज कुछ दिनों पहले हम नदी के पास घास खा रहे थे, तभी हमें ये बच्ची दिखाई दी। उस नदी में एक बड़ा भयानक मगरमच्छ है। मुझे लगा कि वो मगरमच्छ इस बच्ची को खा सकता है, इसलिए उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए हम इसे अपने साथ यहाँ लेकर आए हैं। फिर तुम सबने इसे छुपा कर क्यों रखा? हमें भय था कि कहीं महाराज को हमारा कार्य अच्छा ना लगा, तो इसलिए। अरे कपिला, तुमने तो इतना अच्छा कार्य किया है, इसमें छुपाने की क्या आवश्यकता थी? महारानी भानुमती उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। कितनी सुंदर बच्ची है महाराज, ईश्वर ने इस बच्ची को हमारे लिए ही भेजा है। हम इसे राजमहल ले चलते हैं, ये हमारी राजकुमारी बनकर रहेगी। हाँ, इतने वर्षों से हम निसंतान थे, इस बच्ची के रूप में हमें पुत्री मिल जाएगी। महाराज और महारानी उस बच्ची को अपने साथ ले आते हैं और उसका नाम अनन्या रखते हैं। राजकुमारी अनन्या बड़ी होने लगती है। उसे कपिला और बाकी गायों के साथ इतना लगाव होता है कि वो रोज गौशाला में उनसे मिलने जाती थी। एक दिन, महारानी, हमारी रानी अनन्या आज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी। आपको तो पता है ना कि अनन्या को कपिला और बाकी गायों से कितना लगाव है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि वो उन्हें जाकर नहीं मिलती। वो उचित भी है महारानी, आखिर कपिला ने उसे नया जन्म दिया है। यदि उस समय कपिला और आदि उस बच्ची को यहाँ नहीं लाती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। और उन्होंने अपना दूध भी तो पिलाया है हमारी बेटी को। तभी राजकुमारी अनन्या वहाँ आती है। पिताश्री, आज कपिला और बाकी सब गायों को मैंने फल खिलाए। मीठे फल खाकर सभी बहुत प्रसन्न हो गई है। वो फल उन्हें तुमने खिलाए, इसलिए वो अधिक प्रसन्न हुई थी पुत्री। तुम उससे जितना प्रेम करती हो उतना ही प्रेम वो भी तुमसे करती है। हाँ माँ, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। मैं उन्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगी। अच्छा, और जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब क्या करोगी? तब मैं उन सबको अपने साथ ही ले जाऊंगी, पर एक क्षण के लिए भी उन्हें दूर नहीं करूंगी। महाराज और महारानी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। साल बीतते हैं और अब राजकुमारी अनन्या विवाह योग्य हो जाती है। महाराज अपनी प्रिय कन्या के लिए उचित वर की खोज करने लगते हैं। तभी महाराज सुजामल का भाई लखीमल, जो दूर के राज्य का राजा था, वो महाराज से मिलने आता है। भैया, मैं आपसे एक विशेष बात करने आया हूँ। आज इतने सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? तुम तो मुझसे झगड़ा करके दूसरे राज्य में जाकर बस गए थे। इतने सालों में तुमने एक बार भी मैं जीवित हूँ या नहीं ये जानने का भी कष्ट नहीं लिया, तो क्या हुआ? उस समय जो हुआ वो जाने दीजिए भैया। अब उस समय को बीते हुए कितना समय गुजर गया है। आज तो मैं यहाँ आया हूँ ये कहने के लिए कि अब मेरे 2 पुत्र हैं और आपको एक भी संतान नहीं है। मेरा एक पुत्र तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा, परंतु आपके बाद आपके राज्य का भार उठाने के लिए कोई नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने राज्यों की संधि कर लेते हैं। अब आपकी भी आयु बढ़ रही है। यदि हमने संधि कर ली तो एक राज्य का भार मेरा एक पुत्र उठाएगा और आपके इस राज्य का भार मेरा दूसरा पुत्र उठाएगा। इसका ये स्पष्ट अर्थ है कि तुम मीठे बोल बोल कर मेरा राज्य हड़पना चाहते हो। इसमें राज्य हड़पने का मेरा कोई भी आशय नहीं है भैया। अब मेरे पुत्र भी तो आपके ही पुत्र हैं। यदि आपको अपना पुत्र होता तो आप उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाते ना। तो आपके भतीजे आपके पुत्र के स्थान पर हैं, आपका पूरा अधिकार है उन पर। मेरा उन पर अधिकार है, और कर्तव्यों का क्या? तुमने आज तक अपने भाई होने का एक भी कर्तव्य नहीं निभाया है। जब मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता थी तब तुम धन और सिंहासन के लोभ से शत्रुओं से जाकर मिल गए, और अब अधिकार की बात कर रहे हो। भैया, मैं आपको शांति से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। नहीं लखीमल,
जिस दिन तुमने इस राज्य का त्याग किया उसी दिन हम दोनों के फिर एक होने की सभी शक्तियां समाप्त हो गई थी। अब हम दोनों राज्यों की संधि संभव नहीं है। मतलब आप मेरे पुत्र को अपना राज्य नहीं देंगे? कभी नहीं। मैं चाहूं तो आपके राज्य पर आक्रमण करके भी आपका राज्य प्राप्त कर सकता हूं, परंतु मैंने विचार किया कि पहले एक बार आपसे बात करना उचित होगा। अब तो तुम समझ गए हो ना कि मैं तुम्हें अपना राज्य नहीं दूंगा, तो तुम आक्रमण करने के लिए सज्ज हो जाओ। भैया, आक्रमण तो मैं कर सकता हूं, परंतु युद्ध करके क्यों बेकार में इतना विध्वंस करें। मैं प्रतीक्षा करूंगा। किस बात की प्रतीक्षा? आपकी मृत्यु की। आपकी मृत्यु के बाद तो आपके राज्य के उत्तराधिकारी मेरे पुत्र ही बनेंगे, क्योंकि आपको ना तो पुत्र है और ना ही पुत्री। यदि आपको एक पुत्री भी होती तो आप अपने जमाई को अपना उत्तराधिकारी बना सकते थे। लक्ष्मण ये कह ही रहा था कि तभी महारानी भानुमति के साथ राजकुमारी अनन्या वहाँ आती है। प्रणाम भाभी श्री, आपके साथ ये सुंदर कन्या कौन है? ये हमारी पुत्री और आपकी भतीजी है लक्ष्मण भाई साहब। क्या आपकी पुत्री? पर आपको पुत्री की प्राप्ति कब हुई? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आपने इतने सालों से हमसे कोई संबंध ही नहीं रखा है, तो आपको हमारी पुत्री के विषय में कैसे पता होगा लक्ष्मण? ये हमारी पुत्री है, राजकुमारी अनन्या। शीघ्र ही इसका विवाह संपन्न होने वाला है। हम आपको निमंत्रण अवश्य भेजेंगे। आप अपने पूरे परिवार सहित विवाह में सम्मिलित होना। सुजामल की ये बात सुनकर लक्ष्मण चला जाता है। फिर वो कौन थे पिताश्री? वो मेरा छोटा भाई था लक्ष्मण। कई सालों के बाद हमारे राज्य में आया था, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अनन्या का विवाह एक राजकुमार के साथ निश्चित हो जाता है। सुजामल लक्ष्मीचंद को भी निमंत्रण भेजता है। वो निमंत्रण पढ़कर लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है और मैं जानता हूँ भैया कि आपने मुझे इस निमंत्रण के माध्यम से यह संदेश भेजा है कि जब उनकी पुत्री का विवाह होगा तब उसका पति भैया के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। परंतु भैया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आपका राज्य मेरे पुत्रों को ही मिलकर रहेगा। एक बार लक्ष्मण अपने कुछ साथियों के साथ रात के अंधेरे में छुपकर महाराज सुजामल के राजमहल में प्रवेश करता है। वो अपने साथियों से कहता है, सुनो, राजकुमारी को पकड़कर उसका अपहरण करना है। जब तक ये सुजामल अपना राज्य मेरे पुत्रों को देने का वचन नहीं देता, तब तक उसकी पुत्री मेरे महल में बंदी बनकर रहेगी। चलो पकड़ लो उसे। लक्ष्मण के साथी राजकुमारी अनन्या के कक्ष में आते हैं। उसे मुंह पर पट्टी बांध देते हैं और उसके शरीर पर पर्दा डालकर उसे महल से बाहर ले जाते हैं। तभी कपिला ये देख लेती है। सुनो बहन, देखो, कोई हमारी अनन्या का अपहरण करके ले जा रहा है। वो देखो, उसके पैरों में वही पायल है जो उसने आज पहनी थी। हाँ, ये तो वही है, पर अब हम क्या करें? उसे कैसे बचाएं? हम सब जोर जोर से रेंगने लगते हैं। हम सब की आवाज से महल में सब जाग जाएंगे और उन दुष्टों को पकड़ लेंगे। कपिला की बात सुनकर सभी गाय जोर जोर से रेंगने लगती है। उनके एक साथ रेंगने से इतनी बड़ी आवाज आने लगती है कि सभी सैनिक, महाराज और महारानी राजमहल से बाहर आते हैं और महाराज लक्ष्मण और उसके साथियों को अनन्या को ले जाते हुए देखते हैं। फिर सैनिकों, पकड़ लो उन सबको। सैनिक चारों ओर से सुजामल और उसके साथियों को घेर लेते हैं। दुष्ट लक्ष्मण, मैंने कभी विचार नहीं किया था कि तुम अपनी दुष्टता की सीमाएं पार कर दोगे। तुमने मेरी पुत्री का अपहरण करने का प्रयत्न किया। क्यों किया तुमने ये सब? मुझे किसी भी स्थिति में आपका राज्य प्राप्त करना था, इसीलिए। तुम्हें राज्य की कितनी लालसा है यह मैं जानता हूँ, परंतु इसीलिए तुमने मेरी पुत्री को माध्यम बनाया। तुमने अक्षमय अपराध किया है। अब मेरा राज्य तो तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा, परंतु तुम्हारा राज्य भी अब मैं मेरे राज्य में सम्मिलित कर लूंगा। तुम उस राज्य के राजा हो। एक बार तुम मेरे बंदी बन गए तो तुम्हारे दोनों पुत्र भी कुछ नहीं कर सकते। सैनिकों,
बेड़ियां डाल दो इसके हाथों में और बंदी बना लो इस दुष्ट को। सैनिक लखीमल को उसके साथियों के साथ बंदी बना लेते हैं और कारागार में डाल देते हैं। सुजामल महारानी और अनन्या के साथ गौशाला में आते हैं। कपिला, आज एक बार फिर तुमने अनन्या का रक्षण किया है। आज यदि तुम सबकी आवाज न आती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी पुत्री का वो दुष्ट अपहरण करके ले जा रहा है। राज्य की लालसा में वो इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी ही भतीजी का अपहरण करने का दुष्ट कृत्य कर दिया। हाँ कपिला, तुम सच में मेरी माँ हो। तुम एक गाय होकर भी मुझसे एक माँ की तरह ही प्रेम करती हो। तुम जैसी वफादारी यदि लखीमल काका में होती तो आज उन्हें दंड का भागी नहीं होना पड़ता। तुम तो सच में मेरी पुत्री हो। मैं कभी भी तुम पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। तुम भी तो हम सबसे कितना प्रेम करती हो। जिस दिन से हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जिस दिन तुम हमें मिलने नहीं आई हो। तुम्हारा रक्षण करना ये तो मेरा कर्तव्य है। कपिला की बात सुनकर राजकुमारी अनन्या कपिला से जाकर लिपट जाती है। कपिला भी उसे प्यार करने लगती है। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अनन्या के विवाह का दिन आता है। पिताश्री, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, परंतु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कपिला और बाकी सभी गायों को अच्छे से सजाकर मेरे विवाह में सम्मिलित किया जाए। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी पुत्री का विवाह अपनी आंखों से देखे और विवाह के पश्चात में सबको अपने साथ मेरे ससुराल ले जाऊंगी। वो वहाँ गौशाला में रहेंगी। अवश्य पुत्री, तुम सबका कितना स्नेह है मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। राजकुमारी अनन्या का विवाह संपन्न हो जाता है। कपिला के साथ सभी गायों को सजाकर विवाह में मंडप में बिठाया हुआ होता है। अनन्या सभी गायों को अपने साथ ले जाती है। गाय की वफादारी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध होते हैं।